हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी, 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। वहाँ पे चाइना, इंडिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, तकरीबन 6-7 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं गया था। लेकिन वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब की एक मुलाकात हुई और यूक्रेन वॉर के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो अर्थक्वेक आया सीरिया एंड टर्की में, वहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ अपने-अपने ट्रूप्स को और अपने-अपने जो वर्कर्स हैं उनको भिजवा कर हेल्प करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने दोस्ती के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। टर्की में तो किया है, सीरिया में क्या सीन है, क्या सिस्टम चल रहा है, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट जनरल अश्विनी सिवाच साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, एक तो थोड़ा-सा जाएँगे सबसे पहले मॉस्को वाली जो डेवलपमेंट है। आप लोगों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब की जो मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन से, तो डू यू थिंक कि क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा गालिबन नरेंद्र मोदी जी की भी मुलाकात उनसे हुई थी और उन्होंने बड़े, एक मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बड़े क्लियर कट उनको अपना मैसेज दिया था कि यार ये जंग को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन डू यू थिंक अब होगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शायद अमेरिका इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता। हो सकता है व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी साहब की बात सुन ले, या हो सकता है और इस तरह के किसी दोस्त की बात सुन ले, लेकिन यूएस नहीं मान रहा। तो डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट और नॉट? हाँ, देखो फकर, इसमें ऐसे है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इस लड़ाई में किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जी। तो वो अमेरिका को हुआ है। राइट। क्योंकि अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कम से कम 70 से 80 बिलियन डॉलर के आप कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। क्योंकि ये लड़ाई चलने से छोटे छोटे देश भी हथियार खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल। फिनलैंड, स्वीडन जो नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहते वो भी चाहती हैं। कुछ जी। एक देश चाहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी में आए, जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और जी। बहुत हथियार बिके हैं स्पेशली अमेरिका के। तो अमेरिका को बहुत फायदा हुआ है। दूसरा फायदा अमेरिका को हुआ है, जो नाटो के अंदर थोड़ी सी दरार थी, वो फ्रांस और जर्मनी कुछ अलग भाषा बोलते थे, वो भी अब इकट्ठे हो गए हैं। नाटो को लेके उन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। तीसरा, जो यूरोपियन कंट्री डिपेंडेंट थी रूस पे ज्यादातर गैस और ऑयल से, अब वो धीरे धीरे वहां से निकल जाएंगे और अमेरिका को ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिल रहा है। सबसे ज्यादा अमेरिका को फायदा है गैस का, ऑयल का। तो सच्चाई है कि अमेरिका को इस लड़ाई से फायदा हुआ। मगर अब अमेरिका को समझ आ रहा है कि ये लड़ाई अगर लंबी खिंचती है अब तो फिर ये हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार इसमें इस्तेमाल ना हो जाए। इसका शक और सवाल रहता है। जी। तो पहले तो अमेरिका चाहता था ये लड़ाई लंबी रहे, उसको फायदा हुआ। मगर अब मुझे लगता है कि हर चीज को देखते हुए अमेरिका भी चाहता है कि ये लड़ाई अब बंद हो। जी। पकड़। अच्छा सर, एक तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की अजीत डोवल साहब की मीटिंग हुई है, इससे पहले भी डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कोशिश की, और सबसे बढ़कर लाजमी सी बात, हेड ऑफ द स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कोशिश की है। तो अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है मॉस्को में, जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, गो कि वो अफगानिस्तान के हवाले से थी, लेकिन लाजमी सी बात है जब इस तरह के सिक्योरिटी एडवाइजर या इस तरह के लोग बैठते हैं तो और इश्यूज पे भी बात हो सकती है और यकीनन हुई होगी। तो क्या ऐसी डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है अजीत डोवल साहब के हवाले से जब वो वहां गए थे? हाँ, देखो ये सच्चाई है, ये लड़ाई जो है अब एक बहुत भयानक रूप ले सकती है। जी। क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग आएगा और बर्फ पिघल जाएगी और जमीन थोड़ी सख्त हो जाएगी, जी। तो रूस एक मेजर ऑफेंसिव करने वाला है यूक्रेन पे। सुनने में आया बेलारूस से भी, जहां पर उसने जमावड़ा बढ़ा दिया है, कीव की जी। तरफ आएगा और बाकी ईस्टर्न यूक्रेन में। तो इसका मतलब ये लड़ाई बहुत ज्यादा और स्ट्रांग होगी बृहस्पति की कम होने के। ऐसा डर है कि कहीं ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो सभी ये सोच रहे हैं कि किस इस पर लड़ाई को अब बंद किया जाए। और जी। मैंने जैसे बताया, अमेरिका भी अब नहीं चाहता ये लड़ाई लंबी खिंचे। तो ऐसे में ऐसा कौन सा देश है जिसके रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं और यूक्रेन से? तो उसको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे भारत ने इस लड़ाई के दौरान एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है कि वो ना रूस की तरफ है, ना अमेरिका की, ना यूक्रेन की तरफ। उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा है।
ये सच्चाई है कि बहुत प्रेशर आ रहा था जी, यूरोप से और अमेरिका से कि जी। भारत क्लियर कट पोजीशन क्यों नहीं ले रहा, भारत रूस को क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहा जो उसने हुँ, यूक्रेन पे किया है। मगर भारत ने हरदम ये बताया कि हम पीस और डायलॉग के साथ हैं, डिप्लोमेसी के साथ, हम लड़ाई के नहीं। ये सच्चाई है। समरकंद में जो कि मीटिंग थी एससीओ की, उसके साइड लाइन में भारत के प्रधानमंत्री जब मिले थे व्लादिमीर पुतिन से, तो उनको साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये हुँ, लड़ाई का समय नहीं है। ये बात बताना इतना आसान नहीं है, वो भी पुतिन साहब को। मगर बिल्कुल। मोदी साहब ने उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बताया था, और ये भी बताया था कि अभी डायलॉग और डिप्लोमेसी से लड़ाई खत्म होनी चाहिए। तो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा सोच विचार हो रहा है कि भारत देश एक ऐसा है, और उसका जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और एक जी, बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है मोदी के अंदर, क्यों नहीं भारत कुछ ऐसा काम करे फैसिलिटेटर का। क्योंकि ये सच्चाई, अगर लड़ाई बंद होनी है तो ये एक निगोशिएटिंग टेबल पे ही आना पड़ेगा। कोई लड़ाई, जो जंग है, वो जंग के मैदान में खत्म नहीं होती, वो बिल्कुल। फाइनली तो खत्म होती है निगोशिएटिंग टेबल पे। तो ऐसे में ऐसे भारत जैसे देश और मिलकर फैसिलिटेटर का काम करें, मुझे लगता है इसकी तरफ पहल हो रही है। जिस प्रकार से जो एनएसए, भारत के एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो डोवल साहब हैं, वो पुतिन साहब को मिले। देखो, पुतिन साहब का दर्जा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बहुत बड़ा है, वो प्रेसिडेंट है, वो हुँ, मिनिस्टरों से भी नहीं मिलते, मगर वो जी, मिले हैं। तो इसलिए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस तरफ बात चल रही है कि कहीं ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि ये लड़ाई और लंबी ना खिंचे। और मुझे लगता है इसमें जॉन किर्बी जो है, एक प्रकार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है अमेरिका के, जी, उन्होंने भी साफ सुथरे शब्दों में बोला है अमेरिका भी चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो। अगर भारत कोई इनिशिएटिव ले सकता है और ये लड़ाई बंद होती है, तो वो इसका एक प्रकार से सराहेंगे और उसका एक प्रकार से सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्रूशियल मीटिंग थी। ये कहीं ना कहीं उस तरफ जा रही है कि ये लड़ाई बंद हो, इसके अंदर एक फैसिलिटेटर का काम हो। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि भारत एक प्रकार से मीडिएशन का काम कर सकता है। भारत मीडिएशन के अलग बिल्कुल इसके हुँ। अगेंस्ट है। मगर क्या भारत कर सकता है कि दोनों तरफ साइडों को मिला सकता है, उनकी बातचीत करा सकता है, एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता है फकत। अच्छा सर, अभी जो प्रेज़िडेंट है यूक्रेन के, ज़ेलेंस्की, वो अभी 2-3 दिन पहले ब्रसेल्स में मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने ब्रसेल्स ने उनको कमिट किया उनके साथ कि जी हम आपको नए टैंक्स और नई चीज़ें आपको भेज रहे हैं। तो सर सारी दुनिया यानी यूरोप और सारी दुनिया का मतलब कहने का ये कि अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है और यूरोप भी उसका एक हिस्सा है हर बात में क्योंकि नाटो फ़ोर्सेस आपस में कहीं पे उन्होंने जाना हो तो वो जाती है। सर तो वो तो दवादब किस्म का उनको वेपन अमेरिका भी दे रहा, बिलियन ऑफ डॉलर का उन्होंने वेपन दिया है। यूरोपियन जो जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो भी उनको ज़ेलेंस्की को दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि शाबाश तगड़े हो जाओ। तो सर ऐसे में क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आती है? क्योंकि ये सुनने में आता है कि जी व्लादिमीर पुतिन भी एक मतलब एरोगेंट टाइप और ज़िद्दी किस्म का बल्कि मैं ये कहूँगा ज़िद्दी टाइप आदमी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जितना मर्ज़ी कर ले, वो कहेगा मैंने भी पीछे नहीं हटना। तो इसका मतलब है कि ये जंग अमेरिका और रशिया के बीच में चल रही है, बिल्कुल। लेकिन नुकसान बीच में से हम्म। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हम जैसे ममालिक का और शायद यूरोप जैसे बड़े कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही जंग। हाँ, बिल्कुल। देखो फ़खर, एक सच्चाई है, इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को हुआ है। एक्सेप्ट मैं कहता हूँ अमेरिका को कुछ फ़ायदा हुआ है, पर बाकी पूरे वर्ल्ड को नुकसान है। फूड, फर्टिलाइज़र और फ्यूल की कॉस्टें आसमान छू रही हैं। जी, बिल्कुल। जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको सबसे बड़ी मार लगी है। बिल्कुल। देखो, इतनी बहुत 160 से 170 कंट्री जो हैं, वो डिफ़ॉल्ट करने वाली हैं, जी, अपना बिल्कुल। जो लोन नहीं दे सकती। अच्छी कंट्रियाँ थी जो अच्छा कर रही थी, चलो श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश तो एक अच्छा कर रही थी, वो भी एक डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। आज उसको भी $4.47 का आईएमएफ से लोन चाहिए। तो बिल्कुल। सच्चाई यह है कि इसकी मार सारे वर्ल्ड को पड़ी है। पूरी वर्ल्ड की जीडीपी 3% श्रिंक हो गई है। या तो ऐसे में ये लड़ाई हर एक को नुकसान किया है, क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन है, इसको ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, ये ग्रेनरी बिल्कुल। बास्केट। तो जी। यहाँ पर गेहूं और जो
बाकी राइस बहुत सनफ्लावर ज्यादा। राइस बड़ा होता है, तो इसलिए बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये लड़ाई का नुकसान सबको हुआ है और बहुत ज्यादा आगे टाइम तक होगा। तो सब चाहते हैं ये लड़ाई बंद हो, मगर अब ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने हमला किया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, तो हर किसी ने ये सोचा था ये लड़ाई 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि जो रूस एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री, सेकंड मिलिट्री पावर है, जी। और यूक्रेन तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, 12वां देश है, $2 बिलियन करीब डिफेंस में खर्च करता है, वो $65 बिलियन करता है। तो किसी ने ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी और यूक्रेन जो है एक प्रकार लड़ेगा। अब हुआ बिल्कुल। क्या, यूक्रेन के जो एक प्रकार जेलेंस्की, आप अच्छा कहो या बुरा कहो, एक इंस्पायरेशनल लीडरशिप का मुजाहरा किया है, बिल्कुल। और लोग लड़ने को तैयार हैं। उनके जो फौज है उसको एक प्रकार हौसला और मोराल हाई था। इनको हथियार नाटो ने दिए, ये बिल्कुल। सच्चाई है। नाटो ने पहले इनको डिफेंसिव हथियार दिए। वो कौन से थे? स्टिंगर मिसाइल थी जो कि एंटी एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद जेवलिन मिसाइल थी, एंटी टैंक है, और स्विच ब्लेड ड्रोन दिए। जब धीरे धीरे डिफेंसिव वेपनों से इन्होंने रोका रूस को, फिर इनको ऑफेंसिव हथियार दिए, बस्तरबंद गाड़ियां दी, कुछ एक टैंक भी दिए, छोटे टैंक, और उसके बाद इन्हें हाई मार दिया, हाई मोबिलिटी आरटी रॉकेट सिस्टम। उसके बाद इन्होंने पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम दिया। उसके बाद इन्होंने M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर दिया। उससे हुआ क्या? मैं मानता हूं यूक्रेन का 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो गया है, ज्यादातर देश इनके टाउन में, चाहे वो खारकीव है, कीव है, उड़ीसा है, या खारासोन है, जापोरिजिया है। मगर यह भी सच्चाई है कि अब जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो इलाका रूस से के ने जीत लिया था यूक्रेन का, यूक्रेन उसको वापस ले रहा है। कहीं जी। ना कहीं ऐसा लगता है रूस अभी बैकफुट पे है, और रूस हुँ। जो जिस सिचुएशन से जा रहा है, कि अब लग रहा है कि यूक्रेन ने भी ये बोला कि क्रीमिया भी हमारा हिस्सा है, क्रीमिया भी वापस आना चाहिए। तो ये हुँ। एक प्रकार बैकफुट पे इसलिए हो गया रूस। रूस को कोई हथियार नहीं दे रहा, क्योंकि रूस जो एक बिल्कुल। साल से अकेला लड़ रहा है, कोई देश अकेला लड़ना नहीं सकता। बिल्कुल। उसको हथियार दे रहा है तो दो देश है, ईरान जो शाही ड्रोन दे रहा है, वो भी बार बार कह रहा है कि हमने ये ड्रोन लड़ाई से पहले दिए थे, और नॉर्थ कोरिया। चीन जो है बड़ी चालाकी कर रहा है, चीन ने कोई हथियार नहीं दिया रूस को। अच्छा। उसको मालूम है अगर मैं हथियार दूंगा तो मुझे यूरोप इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा, और मैं ओह! डायरेक्ट इसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता यूरोप से और अमेरिका से। तो उसने कोई हथियार उसको नहीं दिया। तो बिल्कुल। इसलिए आज रूस इकोनॉमिकली भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई अकेला देश नहीं लड़ सकता, और बिल्कुल। दूसरा वो मिलिट्री भी कमजोर है। इट इज रूस वर्सेस नेटो। नेटो की या देखो आप, और अमेरिका साथ खड़ा है। नेटो की जो करीब करीब 30 कंट्री है, उनका सारी सपोर्ट है। अब जो धीरे बिल्कुल। धीरे जेलेंस्की को दिए जा रहे हैं टैंक्स, और वो भी मेन बैटल टैंक, जी। चैलेंजर 2 ब्रिटेन के, और लेपर्ड 2 जर्मनी के, और अब्राहिम एम अमेरिका के। और ओके। इनको ट्रेनिंग के लिए इन्होंने अपने जो क्रू है पहले भेज दिए। तो वो जो अभी टैंक्स आएंगे, उसके अंदर क्रू ट्रेंड हो चुके हैं। और उसके हुँ। बाद वो जेट के जो हवाई जहाजों की बात करी है, फाइटर एयर का, वो भी मन बना लिया है कि अब दिए जाएंगे। अगर हथियार मिलते हैं नेटो से यूक्रेन को, तो यूक्रेन तो लड़ता रहेगा, और लड़ाई की हुँ। इंटेंसिटी और बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छी स्टेटमेंट की कि इधर पुतिन भी एक बहुत ही ज्यादा बिल्कुल। एडमेंट है, जी। एंड वो हार तो मान ही नहीं सकते। यस और सर, उनको बिल्कुल। लगेगा कि भाई ये लड़ाई का पासा बदल रहा है, तो फिर वो किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो हुँ। ह्यूमिलेशन नहीं ले सकते। वो फिर क्या, ये किस लड़ाई किस मोड़ लेगी, ये अभी कहना सबके लिए मुश्किल है। जिसने जो सोचा था सब गलत बिल्कुल। साबित हुआ। अब एग्ज़ैक्ट ये सुनने में आया है कि जो पुतिन साहब हैं, स्प्रिंग में जो अगले महीने 15-20 मार्च के बाद सुनने में आया कि बहुत बड़ा ऑफेंसिव करने वाले हैं, जिससे हुँ। वो कीव की तरफ डायरेक्ट जाएं, टैंकों का जमावड़ा लेके। और ओके। इसलिए अब ये सारी बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही सर्दियां खत्म होगी, बर्फ पिघलेगी और जमीन सख्त हो जाएगी, टैंकों को मैन्यूवर करना आसान हो जाएगा, तब ये कार्रवाई होगी। इसीलिए ये सुनने में आया ये लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। ऐसे ओके। में ये लड़ाई बंद नहीं होती, तो इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को हो सकता है। और मुझे लगता है अब बहुत जोरों से आवाज आ रही है देश पूरे वर्ल्ड से, ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को हो रहा है।
बेशक, वक़्त बिल्कुल आपकी बात सही है सर, आएँगे थोड़ा-सा टर्की और सीरिया की तरफ। वहाँ पे एक बहुत लार्ज स्केल पे जो अर्थक्वेक आया और काफ़ी बड़ा नुकसान। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि शायद 25,000 से भी लोगों की ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, और अभी भी क्योंकि जो रेस्क्यू वर्क है वो जारी है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, और हेल्प भी भेजी है ऐड के, मेरे ख्याल 10 जहाज़ कल तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कि शायद 10 जहाज़ भेज चुका है इंडिया। सर, एक तो थोड़ा-सा उस हवाले से आपसे पूछूँगा। सेकंडली सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ लोगों को कि कहते हैं कि जी टर्की हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम फिर भी इसकी मदद कर रहे हैं। सर, क्या ऐसी दुश्मनी है? बॉर्डर नहीं मिलता टर्की इंडिया का, चले पाकिस्तान इंडिया का मिलता है, चाइना इंडिया का बॉर्डर मिलता है, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। तो चले ऊंच-नीच हो जाती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आपकी दीवार करीब करीब होती है तो कुछ ना कुछ बिल्कुल। छोटी या बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम कहें कि अब टर्की कहीं और वाक़या है, वो जाके यूरोप और मतलब जिसे कहते हैं कि एशिया का एक कॉरिडोर है, इंडिया इधर है। फिर क्या वजह है? लेकिन पहले ऑपरेशन के हवाले से बताएँ, फिर ये दूसरा पॉइंट जो है इस पे आप अपनी बात कर लें सर। हाँ, बिल्कुल। देखो ये सच्चाई है फ़कर एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया है 7.8 रिक्टर स्केल पे या टर्की और सीरिया में और बहुत बड़ा डैमेज और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और 30,000 के करीब जो कैजुअल्टी हो गई हैं जी, और बिल्कुल। इसमें सच्चाई ये है कि सभी देश पूरे वर्ल्ड के अपनी-अपनी हिसाब से मदद भेज रहे हैं और भारत ने भी मदद भेजी है बिल्कुल, और दोस्त वर्ड जो है एक टर्किश लैंग्वेज में भी फ्रेंड माना जाता है और बिल्कुल, हिंदी और उर्दू में भी उसको बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्रकार से दोस्त। तो ये ऑपरेशन दोस्त जो हमने किया है, तो उसके तहत हमने मदद भेजी है बिल्कुल, टर्की को। तो इसीलिए जो टर्की के यहाँ पर एम्बेसडर थे उसने बोला फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन नीड। जो दोस्त उस समय मदद करता है जब ज़रूरत हो तो वही या असली दोस्त है। तो बिल्कुल। सच्चाई है कि भारत ने 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई हैं। भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है क्योंकि हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, करीब-करीब 10-12 साल से वो बहुत ही सक्रिय है। उसके हुँ, अंदर ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। भारत जी, के अंदर भी आज से 15-20 साल पहले वो इतनी हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम इस प्रकार की मदद कर पाएँ। अब हमारे पास बहुत अच्छा ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। उसमें हमने सी-17 जो ग्रोव मास्टर हैं अमेरिका से लिए हुए, वो और 2 सी-13J हरकुलिस उनको भेजा। हमने अपना जो एक प्रकार से नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 4 टीमें भेजी, 4 भेजी हमने तुर्की में 2 के करीब, सीरिया में, जी, टर्की में भी हमने बहुत सामान भेजा है, डिज़ास्टर का मेडिसिन बिल्कुल। भेजी हैं, एक्सट्रिकेशन भेजी हैं। सबसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो भारत ने की है, जो शायद दूसरे देशों ने नहीं की हो, मटीरियल सबने भेजा है, जी, बिल्कुल। खाना-पीना, मेडिसिन। हमने वहाँ पर एक पैराफील्ड हॉस्पिटल भेजा है। वो हमारे अंदर गुड, काबिलियत है, हमारे पास ऐसी क्षमता है, पैरा ब्रिगेड है, तो वो है उसने 30 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया है और गुड। उसके बाद उसको बढ़ा के 50। वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी टर्की जी, को, बिल्कुल। क्योंकि उस समय जब जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं और वैसे ही टर्की में बेशक, जैसे हालात हैं क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा अर्थक्वेक आया है तो बिल्कुल। सब कुछ दामोदार बिगड़ गया। तो ऐसे में जो भारत ने मदद की है, वो मुझे लगता है एक इंसानियत के तौर पे की है, हुँ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखो ऐसा जब होता है अर्थक्वेक जैसी, तो सबको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब ऐसी आपके पास कैटास्ट्रोफी आती है, तो आप इंसान हो, आप ये पूरा वर्ल्ड एक है। वही जो हमने जी20 में हुँ। मोदी साहब ने किया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। या पूरा बिल्कुल, वर्ल्ड एक है। तो ये सच्चाई है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। ये ऊपर से नेचर का तगाजा है, ये जो कुछ किया है। तो ऐसे में एज अ ह्यूमैनिटी मदद देना बहुत जरूरत था और भारत ने खुल के दिए। अब जो बिल्कुल। सेकंड और थर्ड कंसाइनमेंट भी हमने भेजी है। अगला आपका जो पॉइंट था कि टर्की से देखो सच्चाई यह है कि टर्की जब से रेसेप एर्दोगन आए हैं, जी, कहीं ना कहीं भारत और टर्की की जो रिलेशनशिप है उसमें खटास है, क्योंकि ओके, सबको पता है कि टर्की एक ओटोमन एम्पायर लाना चाहते हैं वो। बिल्कुल। ये भी सच्चाई है कि वो चैंपियन बनना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का
और वो पाकिस्तान और मलेशिया के साथ सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप थी उसको भी चैलेंज कर रहे थे। जी, तो ये है कि टर्की ने हम जब भी कभी कश्मीर का इश्यू आया है यूनाइटेड नेशन में, तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो जी। हरदम अगेंस्ट बोला भारत के। तो ये सच्चाई है, ये एक सोच विचार है भारत के कि टर्की ने हमारे अगेंस्ट एक प्रकार से बोला है ओके, यूनाइटेड नेशन में, और जब भी एक तरीका लिया है वो जी। पाकिस्तान की तरफ। मगर इसके बावजूद ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और हमें करनी चाहिए, और ऐसे ही दोस्त बनते हैं। ऐसे हुँ। ही दोस्त यस, बनते हैं, बिल्कुल, जब आप किसी की मदद करेंगे, जब उनको ज़रूरत है, तभी बनते हैं। तो ये बात बेशक। थी कि ये देखो भारत ने इसमें 2-3 पॉइंट और आते हैं, मैं जी, जी। फकर बताना चाहूँगा अपने सर व्यूअर्स को। भारत ने ये जो एयरक्राफ्ट भेजे, इनको एक प्रकार बाईपास करके भेजना पड़ा जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करना। तो वो जी। 3.5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, और वो अगर हमें एयर स्पेस स्टेट जाते, तो वो 3.5 घंटे ये इवैक्यूएशन कर सकते थे, क्योंकि इनके पास ड्रिलिंग मशीन, एक्स-रे मशीन, डॉग्स वगैरह थे, हुँ। क्योंकि ये ज़्यादा काबिल है, ये ट्रेन है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात, इसी के अंदर जैसे आपको पता है, जब अफगानिस्तान में हमने 50,000 टन जो गेहूं भेजना था, मेडिसिन भेजना था पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तब भी हमें लैंड रूट नहीं मिला था, हम चबार पोर्ट के थ्रू हमने भेजा था। तो हुँ, ये सच्चाई है कि ऐसा जब होता है, तो ये जब कोई आपदा आती है, उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो भारत ने ये एक बिल्कुल। कार्रवाई की, भारत अभी लगा हुआ। अब भारत सीरिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो भारत के अंदर दो बातें हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता भी है, और जी, हमारे पास ये अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एसओपी बहुत अच्छी है। तो अभी जिस प्रकार से हमने थर्ड कंसाइनमेंट भेज दी है, फिर जी। अगली कंसाइनमेंट भी जैसे सिचुएशन वहां पर होगी, वो उसके हिसाब से हम भेजेंगे। मगर ये बिल्कुल, सच्चाई है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये बात सच्चाई है। जो असली दोस्त का तभी पता लगता है जब आपके बुरे दिन हो, मुश्किल। तब कोई काम आए। बिल्कुल हाँ, सही है सर और मेरी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि टर्की के साथ-साथ सीरिया की तरफ भी भी हम ध्यान सबको देखना चाहिए। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो दें। या इस रीजन के अलावा अरब दुनिया हो वेस्टर्न वर्ल्ड हो। क्योंकि वहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि उनकी हेल्प शायद उस हिसाब से नहीं की जा रही बल्कि बहुत ना होने के बराबर है उनकी तरफ जो बिल्कुल, एड जा रहा है या इस तरह की चीज़ें जा रही। जंग उन पे मुसल्लत की गई है पिछले 10-15 सालों से। हज़ारों लोगों की जानें भी चली गई, अब अर्थक्वेक आया है, तो कह रहे हैं क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इस ज़मीन के रहने वाले लोग नहीं हैं? हम कुछ और हैं? और ये बात उनकी मेरे ख़्याल में बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे जैसे सब लोगों के ऊपर एक तमाचा है, अगर हम इसको समझें तो। तो इसलिए मेरी जिन-जिन लोग भी हमें देखते हैं, तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि यार सीरिया को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो भी उसी तरह के इंसान हैं, जिस तरह टर्की में रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, उसी तरह के लोग हैं। कोई और तरह के नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में लोग अब शायद तवज्जो देंगे। इससे पहले भी ट्विटर के ज़रिए भी मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार उनको भी एज़ ए ह्यूमैनिटी के बेसिस पे बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई और रिलिजन रखते हैं। लेकिन एज़ ए इंसान हमें सबको हेल्प कर लेनी चाहिए और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया का बनता है कि वो करे क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का वो लीडर भी बनता है और उनके पास बहुत सारे वसाइल भी हैं बस और बाकियों को भी वो मोबिलाइज़ करे कि भई 58 कंट्रीज़ सिर्फ़ मुस्लिम 58 कंट्रीज़ है। तो क्या सीरिया के 8-10 लाख लोगों के या 20 लाख लोगों की वो हेल्प नहीं कर सकते? ये बड़ा अफ़सोसनाक है और वेस्टर्न वर्ल्ड यकीनन वो पहले भी करते रहे, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हेल्प नहीं की, जहाँ पे भी डिज़ास्टर आता है, पाकिस्तान में आया है तो उन्होंने किया है, बाकी दुनिया में आया तो वो करते हैं। तो होपफुली वो सीरिया की तरफ भी उसी तरीके से देखेंगे। जल्द साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। मैं जी सर, प्लीज़। फ़क्र एक चीज़ सर, कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये ऊपर वाला हमें एक लेसन दे रहा है, एक तमाचा मार रहा है कि बेशक, आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई, आपस में लोग मर रहे हैं, बिल्कुल, एक-दूसरे को मार रहे हो, और नेचर आपको एक प्रकार से जवाब देगा। और या जब आपको पता है ऐसी आपदा आती हैं, तो आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? आप एक इंसान के तौर पे इकट्ठे क्यों नहीं ज़बरदस्त, आते? बेशक, इंसानियत, मुझे लगता है शायद इंसानियत हमारी जागेगी। ऐसा देख के, जहाँ टर्की के अंदर कुछ एक लोग, बच्चे 4-5 दिन के बाद भी जिंदा मिले हैं। एक बच्ची है यस, जिसने अपने भाई बिल्कुल, को बचाया है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक इंसानियत के तौर पे पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए। ये हम कहाँ जा रहे हैं, जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अरे नेचर, भगवान के साथ, खुदा के सामने सब बराबर हो आप।
तो बेशक, आपको बेशक, तो हम अभी बिल्कुल। इकट्ठा एग्री आना सर। चाहिए। और आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, अभी ऐसा मौका है सबको इकट्ठे मिलके इंसानियत के नाते, जो हम टर्की और एग्ज़ैक्टली। सीरिया के अंदर अपने मतभेद भूल के उसको जितनी सी ज्यादा सपोर्ट बेशक, करोगे, ये बेशक, इंसानियत की सपोर्ट है, ये बेशक। पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए। नो डाउट सर। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का और यही रिक्वेस्ट मेरी भी है, वही आपने भी उसको रिपीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फकर, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया आपका।